खर्च है तो सी आर साइड में आएगा और लिखेंगे बाय वेजेज। खर्चा का मद क्या है, वेजेज है, और सीधा पेड किया गया है मतलब कैश में आप इसको दे सकते हैं। जब तक चेक का इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक हम लोग बैंक में नहीं जाएंगे। तीसरा हमारा है कैश सेल्स दिया गया है, और कैश सेल्स जो है एक प्रकार का आमदनी है, इसमें पैसा आता है, यानी कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो डी आर साइड में आप यहाँ लिख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट, क्या हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और कैश सेल्स जो दिया है वो 17,000 यहाँ दिया है, और कैश में यहाँ हम लोग लिख लेंगे। चौथा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया। देखिए यहाँ पर मैंने आपका पहले ही एंट्री लिख दिया है, और बैंक में जब हम रुपया जमा करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या आता है, बैंक आता है, और बैंक में रुपया जमा किए ये कंट्रा। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक लिया गया है 11th क्लास के लिए लिया गया है, और 11th क्लास में जैसा कि आपका अभी टॉपिक चल रहा है कैशबुक से, तो कैशबुक से आज हम जो लिए हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंगल कैशबुक पढ़ाया था, यानी सिंगल कॉलम साधारण रोकड़ वही पढ़ाया था, और आज हम आपको पढ़ाएंगे डबल कॉलम कैशबुक। डबल कॉलम कैशबुक के लिए एक चीज़ याद रखेंगे कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो ये क्या होता है, एक प्रकार का कर्ज होता है, और ये सब सी आर साइड में बाय बैलेंस बीडी करके और अमाउंट को बैंक कॉलम में दिखाएंगे। इतना याद रखने के बाद यहाँ भी वही रूल्स है आपका, जितना भी आमदनी होगा सब डेबिट में होगा, और जितना भी खर्च और हानि वगैरह होगा सब क्रेडिट में आपका होगा। यहाँ सिर्फ आपका जो है कंट्रा एंट्री एक याद रखना होता है, जैसे कि आपका एक एंट्री आएगा बैंक टू कैश, और एक एंट्री आपका आएगा कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, इसको कंट्रा एंट्री हम लोग कहते हैं। और ये दोनों जो है दोनों साइड लिखा होता है, बिकॉज डबल कॉलम कैश बुक में आप देखेंगे कि दो कॉलम होते हैं, कैश का भी और बैंक का भी, तो दोनों साइड का लेखा हम लोग करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का जो हमारा क्वेश्चन इसमें है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आपको सूचना दिया गया है उससे आपको डबल कॉलम कैश बुक तैयार करने हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे नंबर 1 में दिया है कैश इन हैंड, जो कि 17,500 है। तो आपको पता है कि कैश इन हैंड जो दिया है ये पिछले महीने का शेष होता है, और इसे हम सबसे पहले डेबिट साइड में क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करके, यानी बिगिनिंग डेट में इसको लिखेंगे, और 17,500 है तो 17,500 यहाँ हम कैश में दे देंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अभी अभी मैंने इसका चर्चा किया है कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो ये कंपनी के लिए कर्ज होता है, और इसका लेखा हम लोग सी आर साइड में करते हैं। तो सी आर साइड में फिर हम यहाँ एक नंबर देंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस, फिर यहाँ लिखेंगे बीडी, लेकिन अमाउंट कहाँ जाएगा, अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में, यानी 13,500। अब उसके बाद 2 नंबर में देखेंगे पेड वेजेज, वेजेज पेड किया गया है मतलब खर्च है, तो सी आर साइड में आएगा और लिखेंगे बाय वेजेज। खर्चा का मद क्या है, वेजेज है, और सीधा पेड किया गया है मतलब कैश में आप इसको दे सकते हैं। जब तक चेक का इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक हम लोग बैंक में नहीं जाएंगे। तीसरा हमारा है कैश सेल्स दिया गया है, और कैश सेल्स जो है एक प्रकार का आमदनी है, इसमें पैसा आता है, यानी कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो डी आर साइड में आप यहाँ लिख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट, क्या हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और कैश सेल्स जो दिया है वो 17,000 यहाँ दिया है, और कैश में यहाँ हम लोग लिख लेंगे। चौथा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया। देखिए यहाँ पर मैंने आपका पहले ही एंट्री लिख दिया है, और बैंक में जब हम रुपया जमा करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या आता है, बैंक आता है, और बैंक में रुपया जमा किए ये कंट्रा एंट्री है, बैंक आता है, तो बैंक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ टू कैश अकाउंट, और जो एलएफ होता है उसमें इसके सामने सी लगा दीजिए, जिससे कि पता चलेगा इसका एक एंट्री उधर भी है ना। तो कैश हमने लिखा, और उसके बाद अमाउंट जो है 14,000 जो है हमारा कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। सेम यही 4 तारीख में, यानी 4 नंबर हम यहाँ देंगे, और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ कैश दिया हुआ है, तो कैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कैश के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैंक, और यहाँ भी सी लगा देंगे, और 14,000 रुपया यहाँ कहाँ दे देंगे, कैश वाले कॉलम में दे देंगे। उसके बाद 5वां एंट्री जो हमारा यहाँ है गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक, माल खरीदा है और चेक से भुगतान किया है,
तो चेक से भुगतान क्या है, खर्चा है, तो क्या लिखेंगे बाय परचेज, क्या हो जाएगा बाय परचेज, और कितना है 12,000 जो कि चेक द्वारा भुगतान किया गया है, तो 12,000 यहाँ बैंक वाला कॉलम में हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 6 तारीख में एकदम इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए समझते हुए, ताकि बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो पाए। पेड रेंट, पेड रेंट मतलब ये भी खर्चा हो गया, यानी किराया का भुगतान हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे क्या बाय रेंट लिखेंगे, और सीधा पेड रेंट है मतलब कैश में आपका अमाउंट जाएगा। उसके बाद है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए बैंक से रुपया निकाला गया है, पर्सनल यूज के लिए बैंक से, यानी कि ड्राइंग अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, तो बैंक यहाँ CR में है तो क्या लिखेंगे बाय ड्राइंग यहाँ लिखेंगे, और हमारा अमाउंट जो है पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है 400 रुपया बैंक में चला जाएगा। और लास्ट एंट्री जो आप देख रहे हैं सैलरी पेड किया गया है 1000 का, तो सैलरी पेड किया ये भी एक प्रकार का खर्च है, तो क्या लिखें हम लोग बाय सैलरी अकाउंट, क्या हो जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, और 1000 रुपया हम लोग यहाँ कैश वाले कॉलम में दे देंगे। अब देखेंगे, देखिए यहाँ कैश का मिलान हम लोग कैश वाले कॉलम से करेंगे और बैंक का मिलान हम लोग बैंक वाले कॉलम से करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे खाते का मुंह मिल जाएगा। अब देखिए कैश में आपका कितना है 17 दूना 34,500 यहाँ दिया हुआ है, जबकि इस साइड देखेंगे तो 14 एक 15,700 दिया है, तो यहाँ हम घटा लेते हैं 34,500 माइनस कितना है 14 एक 15,700 रुपया, तो 15,700 जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो 8, और उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, 18,800 रुपया कैश में CR में कमी हो रहा है। और यहाँ कोई डेट एक 9 तारीख हम मान लेते हैं, सॉरी मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और हमारा जो शेष आया है 18,800 आया है, यानी इस साइड भी हमारा कितना हो जाएगा 34,500 हो जाएगा। और बैंक में अगर हम मिलान करते हैं तो CR पक्ष हमारा ज़्यादा हो रहा है 12 और 13 कितना हो गया 25,900 हो रहा है, जबकि डेबिट में कितना है सिर्फ 14,000 रुपया दिया गया है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 0 0 9, फिर 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11,900 इधर हो रहा है। 9 तारीख इसको मान लेते हैं यहाँ टू बैलेंस, क्या हो जाएगा फिर यहाँ टू बैलेंस CD, यहाँ सीरियल नंबर 8 तक था तो 9 को हम लोग हिसाब करेंगे, तो 11,900 डेबिट में आपके बैंक में कमी हो रहा है, तो कुल मिला के ये भी कितना हो जाएगा हमारा 25,900 डेबिट साइड में भी हो गया, 25,900 हमारा क्रेडिट साइड में हो गया। और आपको पता है कि जब क्रेडिट में CD होता है तो उसका BD हम डेबिट में करते हैं, जब डेबिट में भी CD होता है तो उसका हम क्रेडिट में करते हैं, यहाँ दोनों साइड है। तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेंगे टू बैलेंस BD, जो भी डेट आपका अगले महीने का होगा वो यहाँ 1 तारीख में दे दीजिएगा। और ये BD जो हुआ है किसके लिए कैश के लिए, तो देखिए कैश वाला के सामने 18,800 और बैंक वाला के लिए DR में था तो CR में होगा, और लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और कितना है 11,900 बैंक वाला कॉलम के सामने दिखा देंगे। तो देखिए कैश बुक बनाना और डबल कैश बुक बनाना और कितना आसान है, सिर्फ 2 आप एंट्री याद रखिए कि बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, ये कंट्रा एंट्री अगर आपका नहीं फंस रहा है और रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शन आपको अगर याद है अच्छे से आप क्लियर कर पाए हैं तो आप डबल कॉलम कैश बुक आसानी से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, और जितना ज़्यादा व्यूज जाएगा, जितना ज़्यादा आप लोग इस चैनल को बढ़ाने का कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा का सारा सिलेबस हम डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।